बंगाल जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जगह पश्चिम बंगाल की थी, माइक था, मंच था और मन मुताबिक मुस्लिम समुदाय भी था। सामने था उत्तर प्रदेश के इटावा का मौलाना जर्जिस, जो पहले भी अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है, और इसने बंगाल में बैठकर, जहां विधानसभा का चुनाव होना है, वहां बैठकर एक बार फिर से जहरीली जुबान इसने उगली और कहा कि बंगाल में मुसलमान सुरक्षित हैं। इसका कहना है कि मुझे यूपी में डर लगता है, उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मदरसों पर जाकर देख लीजिए कितने मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं, मस्जिदों पर भी। हमारे इटावा की शाही जामा मस्जिद देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है, लेकिन अब लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है, बिना परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ भी करने की आजादी नहीं बची। अब यूपी में रहने का दिल नहीं करता, यूपी छोड़ दो, बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। बंगाल में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, वहां सेफ है। मुसलमानों के लिए अगर सेफ्टी है तो बंगाल में है, और बंगाल के लोग बहुत ज्यादा, कहें कि जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव में वोट डालने के लिहाज से वो बहुत ज्यादा सही है और सही दिशा में वो जा रहे हैं। तो मौलाना जर्जिस के बयान के मायने क्या है, बंगाल मुसलमानों के लिए सुरक्षित कैसे है, उसके पीछे वजहें क्या हैं, उन्हीं सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित और मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी। सर, बहुत स्वागत आपका। लंबे वक्त से आप बंगाल में हैं, बंगाल को देख रहे हैं, बंगाल की गली गली में फिलहाल आपका जो है जायजा चल रहा है। हालात बंगाल के क्या हैं, बंगाल मुसलमानों के लिए सुरक्षित क्यों है, सिर्फ मुसलमानों के लिए सुरक्षित क्यों है? नहीं, किसने कहा मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? पहली बात तो बंगाल खुद सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ का मुसलमान कैसे सुरक्षित होगा? ये बहुत बड़ी नाजायज स्टेटमेंट है, और दे भी कौन रहा है इसको? और आप किसकी बात सुन रहे हो? जर्जिस की, जो मौलाना जर्जिस हैं और जो अंसारी साहब हैं। इनको मेरे ख्याल से शायद इस बात की भी खबर नहीं है कि जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2022 में भी इन्होंने एक बड़ा विवादित बयान दिया था। 2022 में इन्होंने एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था कि, मतलब माफ़ी चाहूँगा उन सारी माताओं बहनों से, और ख़ास करके मुस्लिम माताओं और मुस्लिम बहनों से, जिन्होंने ये बयान दिया था कि अगर औरत अगर पेट से भी है तभी भी उसको शारीरिक संबंध अपने पति या अपने हस्बैंड के साथ बनाना चाहिए। ये इतना मतलब ये इतना शेमफुल स्टेटमेंट थी, जिसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म भी आया। महिलाओं ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, और आई थिंक उसके बाद अब इन्होंने एक नया दाव खेला, वो भी बंगाल जाके। और किसको कहते हैं कि ये, वो बंगाल वालों को बंगाल में जाके वो कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि तुम बहुत समझदार लोग हो। तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसमें, अभिषेक, थोड़ा पीछे जाते हैं। 2022 में भी इन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके अंदर इन्होंने, खास करके माफ़ी चाहूँगा मैं अपने मुस्लिम बहनों से और मुस्लिम माताओं से, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर एक महिला, अगर एक स्त्री, अगर एक लड़की अगर प्रेग्नेंट है, तब भी उसको अपने पति को, अपने शौहर को शारीरिक बनाना चाहिए, उसको शारीरिक सुख देना चाहिए। ये इतना ही प्रेग्नेंट वुमेन पे जो उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड के लिए फिजिकल नीड है, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी, और इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। अब ये बंगाल ये बात बोल रहे हैं, अब बंगाल जाके ये बात बोल रहे हैं कि वहां पे हालात को सिक्योर करना है, और अगर सुरक्षित रहना है तो बीजेपी को मत लाओ, हिंदू धर्म को अपडेट मत दो। फिर ये गाना गाते हैं अपने इटावा का, जहाँ पे सेक्रेटरी है किसी बहुत बड़े मस्जिद के, और बहुत बड़े मस्जिद के अगर सेक्रेटरी जहाँ बोलते हैं अब मेरा वहाँ रहने को, मेरा यूपी में रहने को दिल नहीं करता, बांग्लादेश में जाके वो रहना चाहते हैं, तो जाए, उनको रोक कौन रहा है? वो रोक कौन रहा है? और खास करके उनको कोई बताए जाके कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं इटावा में, वो मुलायम सिंह का क्षेत्र था। तब मुलायम सिंह के राज में इन्होंने जो मनमानी करी, उस टाइम वो मनमानी अच्छी थी। आज अगर थोड़ा सा समीकरण बना, आज जब थोड़ा सा डिसिप्लिन आया, धर्म के अंदर डिसिप्लिन आया, इन्होंने कहा कि आज़ान रोकी, तो ये बात बहुत स्ट्रांगली चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने एक बात कही थी कि अगर मैं आज़ान नहीं रोकूंगा तो मैं हनुमान चालीसा भी नहीं रोक पाऊंगा। मुझे हनुमान चालीसा को भी चलने देना, मुझे उसको इजाजत देनी पड़ेगी। और 10 बजे के बाद की परमिशन की अगर वो बात करते हैं, तो 10 बजे के बाद कौन सा ऐसा हुक्मनामा उनको चाहिए जिससे कि उनकी आज़ादी छिन रही है। और अगर माइक से अजान चली गई तो ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लाया होगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जब सारे मुस्लिम्स इकट्ठे हुए थे,
जब सारे मुस्लिम्स ने ऐसा ही कुछ ऐसा भाषण दिया था, सारे मुस्लिम्स को इमीडिएटली इमिग्रेशंस को नोटिस दिया गया कि सबको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास थोड़ी सी इतनी स्ट्रांग, हमारे को सबकी इमोशंस को ख्याल रखते चलना पड़ता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जर्जी जैसे लोग, जो मौलाना जर्जी अंसारी जैसे लोग हमारे सिर पे चढ़ के डांस करें और नाचें, इसको कोई अधिकार नहीं था। हमेशा विवादित रहना ही ज़रूरी नहीं है, हमेशा मुस्लिम भावनाओं को भड़काना ज़रूरी नहीं है। अगर लीडरशिप करनी भी है और अगर ही इज़ अ स्पिरिचुअल लीडर, तो उसको स्पिरिचुअल लीडर की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अच्छा सर, बंगाल में मुसलमान कैसे रहते हैं? मतलब मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो कभी बंगाल गया नहीं। जो चीजें वीडियोज या फिर खबरें आती हैं वही देखते हैं। बंगाल का मुसलमान रहता कैसे है? मतलब किस वे में रहता? उसी तरीके में जैसे मुलायम या फिर अखिलेश के शासन में रहा करता था उत्तर प्रदेश में, आज बंगाल में उसी शासन में रहता है, उससे भी ज्यादा बढ़कर कुछ? मतलब फ्री हैंड कितना है? पहली बात तो मौलाना जर्जिस अंसारी साहब को बंगाल में जाके क्या उसको कहते हैं, क्या दिया इन्होंने, तकरीर, राइट। उन्होंने बंगाल में जाके तकरीर देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा क्या है बंगाल में कि यहाँ की स्पिरिचुअल ग्राउंड उनको कम पड़ गया और उन्होंने बंगाल चुना इस बात के लिए कि ए मुसलमान लोगों जागो, ठीक है, हमारे यूपी में जाके हमारे हिंदुस्तान में जो हाल हुआ है उसको यहाँ मत होने दो। वहां पे हिंदू हैं भी जो हैं वो वैसे जुल्म सितम के मारे हुए हैं, वो वैसे उन पे, हाँ, वैसे जुल्म सितम के मारे हुए हैं। किसको सिखा रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? जो थोड़े बहुत हिंदू बचे हैं जिसपे जुल्म सितम कम हुआ है उस पे और करो, वो ये बोलना चाहता है। उनको कहता है तुम समझदार लोग हो, ये जगह सुरक्षित है। किसकी सुरक्षित जगह है? कि रहमो करम पे बांग्लादेश पल रहा है, फिर भी सुरक्षित जगह है। अगर फिर भी वो जाके वो वहां रहना चाहता है तो रहे। आपका सवाल जो ये कि वहां के बंगाल कैसे, वहां के जो बांग्लादेशी है वो कैसे आए, ये बिकॉज बॉर्डर बहुत ओपन था। हमने कभी बहुत एलओसी हमारा कभी बहुत टाइट नहीं रहा। डेफिनेटली बंगाल की और कैलकाटा और वेस्ट बंगाल की जो भाषा है वो ऑलमोस्ट सेम ही रही, तो पता नहीं चला कि ये वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश का ढाका का बंगाल है, राइट। तो वहाँ से लोग जब आए, माइग्रेट हुए, यहाँ काम धंधे पे लगे, उनके बच्चे यहाँ हुए, यहाँ राशन कार्ड बन गया, यहाँ फ्री का राशन मिला। वहाँ भूख मरी थी, यहाँ राशन था। वहाँ कपड़े नहीं थे, यहाँ कपड़े थे। वहाँ नौकरी नहीं थी, यहाँ नौकरी मिली। वहाँ सिर पे छत नहीं थी, यहाँ छत मिली। तो लोगों ने जो माइग्रेट हुए 25-25, 30 साल पहले, आज वो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बांग्लादेशी है। ऊपर से टीएमसी ने उनको सपोर्ट किया। आज जिन लोगों ने, जो लोग आज क्या कहते हैं, जो पेशी के लिए गए, जिनके आज इतने सारे वोट काटे गए, क्यों काटे गए? बिकॉज सब ये लेटेस्ट माइग्रेंट थे। जो पुराने माइग्रेंट थे उनको तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड हो ही गया है, वो तो ऑलरेडी रिवॉर्डेड वोटर लिस्ट में आते हैं। तो इस तरीके से जो उन्होंने तकरीर दी वहां पे बंगाल में, जो तकरीर दी वो बंगालियों के लिए नहीं थी, वो बांग्लादेश के लिए नहीं थी, वो बेसिकली वेस्ट बंगाल के लिए थी। अच्छा सर, आपने संदेश खाली देखा बंगाल में, उसके बावजूद भी जब भी कोई रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है, कोई भी हिंदुओं का त्योहार आता है, तो किस तरीके से वहां मुसलमानों का तांडव देखने को मिलता है। और आपने सपोर्ट की बात की, टीएमसी का सपोर्ट, मैं वही मतलब आसान शब्दों में समझना चाहता हूं कि वो सपोर्ट किस लेवल तक का है। क्योंकि संदेश खाली का जो मास्टरमाइंड था शेख शाहजहां, वो तो खुले तौर पर कहता था मैं बांग्लादेशी हूं, लेकिन उसका धंधा पूरी तरीके से बंगाल में फल फूल रहा था। और वो किस तरीके से वहां अपना पूरा साम्राज्य बनाकर रह रहा था, वो पूरे देश ने तस्वीरें देखी हैं। नहीं, वो बात ना अभी यहाँ इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि अभी ना जो नया मुस्लिम वर्ग है, मतलब जो नए बच्चे हैं जो थोड़े से भी पढ़ लिख गए, एक तो मुस्लिम वर्ग में एक थोड़ी सी यहाँ पे बंगाल में एक फैशन है और एक प्रोसेस है जहाँ पे इसको शिक्षा को अहमियत ना देने का एक चलन है। तो लेकिन अभी पिछले 15 साल से ये चलन थोड़ा टूटना शुरू हुआ है। तो अभी जो नई जनरेशन आई है वो ऐसी कोई बात नहीं करता कि मैं बांग्लादेशी हूँ लेकिन मेरा साम्राज्य वेस्ट बंगाल में है। अभी ये बात हुआ करती थी जब 2010 से पहले ऐसी धमकियां और ऐसी बातें फैशन लगती थी कि हाँ बड़ा कूल लगने के लिए लड़का बोलता था। आज बोल के देखे ना, अगर आज हम बात करते हैं मौलाना जर्जिस अंसारी की, उसने बांग्लादेश में भाषण क्यों दिया, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं दिया, वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं दिया? आज वेस्ट बंगाल में भाषण दे के तो देखे,
देखे उसको अपने ही तबके से, अपने ही हिंदू मुसलमानों से ना जवाब मिले तो आप मेरा नाम बदल देना। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा भाषण वो देता तो उसको शायद जवाब मिलता। अच्छा सर, मेरे दिमाग में एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से मौलाना पहुंचा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या ऐसा और मौलानाओं की फौज का तांता भी बंगाल में लगने वाला है? क्या ऐसी तकरीरें और होने की उम्मीद है बंगाल में? भगोड़ों की कमी नहीं है इस दुनिया में, है ना। जब भी ये, और ख़ास करके जो ये ढकोसलेबाज मौलवीज होते हैं, जो ये मौलाना जर्जिश अंसारी जैसे, माफ़ी चाहूँगा, ये मेरी स्टेटमेंट सारे मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमान तबके के लिए मेरे लिए एक अलग मेरे लिए एक रिस्पेक्ट है मेरे मन में। लेकिन ऐसे लोगों को लेके मैं हमेशा से ही ऑब्जेक्शनेबल रहा हूँ। ये जर्जिश अंसारी जैसे जो लोग हैं, ये दो चीज़ जानते हैं, जब डराओ तो डरा, अगर कोई सामने वाला डर जाए तो ये चढ़ जाते हैं, और सामने वाला अगर रेसिप्रोकेट करे हमारे सीएम योगी जैसा तो ये झुक जाके और भाग जाते हैं। इनका ये फिक्स मॉडल है, इनको यही सिखाया जाता है, ये यही सीखते हैं और यही सिखाते हैं आगे। पहले डराओ, जोर से धमकाओ, अगर पावर काम करे तो चढ़ जाओ, और अगर पावर काम ना करे तो झुक जाओ या भाग जाओ, और कहीं और जाके अपना जो ये एंटी टेररिज्म जो स्टेटमेंट है, एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, एंटी रिलीजन स्टेटमेंट है, जो मेंटल ब्लॉकेज करता है, ये वहाँ बांग्लादेश में करते हैं। अगर यही हिम्मत होती तो करके दिखाता ना। इटावा में सेक्रेटरी भी है, इटावा में चलता भी है, इटावा में घर भी है, और आज वो कहता है कि मेरा रहने का दिल नहीं करता। ठीक है, चलो अपने घर वालों कहते हैं चलो बंगाल जाके रह के तो देखे वहां पे 4 दिन। यहाँ पे तन पे कपड़ा, सिर पे इज्जत। ठीक है, रास्ते गली मोहल्लों में बंगाल की इज्जत, बात कर यहाँ रहा है पे सर, सरकार बंगाल की की, प्रोटेक्शन। बांग्लादेश की नहीं, बंगाल की बात कर रहा है। वो यूपी से बंगाल शिफ्ट होने की बात कर रहा है। आई नो यूपी से बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में जाकर तो देखे, एक बारी जाके देखे ना। यहाँ पे बातें करना बहुत आसान है कि चलो छोड़ो इटावा, छोड़ो, चलो बंगाल चलते हैं। ये कैसी बातें करता है? मतलब ऐसे यूपी में जहरीले करके मौलानाओं देखते की हुए फौज ये का बात- इलाज योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री या फिर जो शासन करता है वही कर सकते हैं। बाकी बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। आने वाले वक्त में आपको ऐसे जहरीले बयान अगर सुनने को मिले बंगाल में, वो अरशद मदनी जैसे नेताओं या फिर बंगाल के जो मंत्री हैं टीएमसी के, उनकी तरफ से ऐसे मंत्री बयान, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में पहले भी इस तरीके के बयान दिए जा चुके हैं बंगाल में, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बाकी जैसे जैसे बंगाल चुनाव आगे बढ़ेगा ये और ज्यादा दिलचस्प आपके लिए होने वाला है। तो और क्या कुछ होगा बंगाल में, उस पर भी नजर बनी रहेगी। सर बहुत धन्यवाद आपका बंगाल से जुड़ी जानकारी को साझा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर